नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा पहला प्रश्न है फाइंड द मिसिंग नंबर के पैटर्न के आधार पे, जिसमें हमें एक सीरीज में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे संख्या आएगी उसका मान हमको अन्य संख्याओं के बीच में जो संबंध है, जो लॉजिक है, वो लॉजिक की स्टडी करके हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या का मान ज्ञात करना है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं हम, जब संख्याओं को देखते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है 17, 25, 34, 44, 55। तो इन संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो काफ़ी बड़ा अंतर नहीं है। संख्याएं धीरे धीरे या कम अंतर के साथ छोटी या बड़ी हो रही हैं। तो यहाँ पे प्लस या माइनस की ट्रिक लगने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है जैसे 25, 17 और 17 के बाद दिया हुआ है 25। तो ये कितने का अंतर होता है? ये होता है +8 का। जब 17 में 8 जोड़ते हैं तो 25 की प्राप्ति होती है। 25 से फिर दिया हुआ है 34, मतलब इसमें हमने 25 में कितना जोड़ा? 9 जोड़ा। फिर 34 से दिया हुआ है 44, तो 34 से 44 जोड़ा तो कितना आया? +10। उसके बाद 44 में जब 11 जोड़ते हैं तो हमें कितने 44 में 11 जोड़ते हैं तो 55 मिलता है। तो अगर इस सीरीज को हम ध्यान से देखें तो कैसे बढ़ रही है ये सीरीज? +8, +9, +10, +11। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? इसमें +12 करने पे, मतलब 55 में जब हम 12 जोड़ेंगे तो हमें हमारे उत्तर की प्राप्ति होगी। तो 55 पे 12 जोड़ने पे हम सब जानते हैं 67 आता है, 67 आता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 67। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में से चुने जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। मतलब इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं हमें। तो 4 विकल्पों में से एक संख्या ऐसी है जो बाकी की 3 संख्याओं से भिन्न है। मतलब बाकी की 3 संख्याएं एक निश्चित लॉजिक को फॉलो कर रही हैं, एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रही हैं, और एक संख्या उसमें ऐसी है जो उस पैटर्न का पालन नहीं कर रही है। हम देखते हैं वो संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो यहाँ दिया हुआ है 443, फिर दिया हुआ है 633, फिर दिया हुआ है 821 और फिर दिया हुआ है 524। ये संख्याएं किसी का भी वर्ग या घन भी नहीं है। तो फिर इसमें क्या हो सकता है? अगर हम इनको जोड़ें, 4+4+3, 443 को अगर हम ऐसे लिखें तो हमें क्या मिलता है? 11। इसी प्रकार अगर 633 को ऐसे लिखें, उसके अंकों का योग करें, 6+3+3, तो हमें कितना मिलेगा? 6 और 3 9 और 3 12। फिर तीसरे ऑप्शन में देखते हैं। तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है 8+2+1, मतलब कितना हो जाता है इनका योग? 8 और 2 10 और 1 11। और चौथे ऑप्शन में आते हैं तो चौथे ऑप्शन में भी देखते हैं 5+2+4, मतलब ये कितना हो जाता है? ये भी हो जाता है 11। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 में संख्या के अंकों का योग 12 है, बाकी सभी ऑप्शंस में संख्या के अंकों का योग 11 है। इसमें 11 है, पहले में, तीसरे में 11 है और चौथे में 11 है। तो दूसरे नंबर का ऑप्शन जो है वो इन बाकी की 3 संख्याओं से भिन्न है, क्योंकि इसके संख्या के अंकों का योग 12 है, बाकी अन्य सभी में 11 है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में भी हमें ऐसे ही उस संख्या को चुनना है जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। मतलब वही तीन संख्याएं एक निश्चित नियम को का पालन कर रही है, एक संख्या उनसे भिन्न है। अब देखें, अगर हम इन संख्याओं को गौर से, तो हमें कौन कौन सी संख्याएं दी हुई है? यहाँ पे 100, यहाँ दी है 64, यहाँ पे दिया हुआ है 125 और यहाँ पे दिया हुआ है 216। अब इसमें अगर हम स्क्वायर का, ये क्यूब का ट्रिक लगाएं तो देखते हैं हमको क्या आंसर मिलता है। 100 को हम कैसे लिख सकते हैं? 100 किसको हम लिख सकते हैं? 10 के वर्ग के रूप में। इसी प्रकार 64 को हम कैसे लिख सकते हैं? 64 को हम या तो 8 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं या फिर 4 के घन के रूप में लिख सकते हैं। 125 को हम कैसे लिख सकते हैं? 125 तो किसी पूर्ण संख्या का वर्ग नहीं होता है, लेकिन ये 5 का घन जरूर होता है, तो 5 का घन है। और इसी प्रकार 216 भी किसी पूर्ण संख्या का वर्ग नहीं होता है, लेकिन 6 का घन होता है।
तो नीचे की जो 3 संख्याएं हैं, ये है 4 का घन, ये है 5 का घन और ये है 6 का घन, और ऊपर वाली संख्या है 10 का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये संख्या किसी का घन नहीं है, ये वर्ग है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात 10:7 है। आय और व्यय, यदि परिवार का व्यय 10,500 है तो परिवार की बचत कितनी है? बहुत अच्छा सवाल है। इसे हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं। पहले मैं बिल्कुल बेसिक तरीका आपको बताता हूँ, उसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो पहले बेसिक तरीके से इसको हल करते हैं। इधर मैं बेसिक तरीका बताता हूँ आपको। तो हमें दिया गया है आय और व्यय। आय और व्यय का अनुपात कितना है? 10:7। तो मान लेते हैं परिवार की आय है, यहाँ पे पहले हम अनुपात लिख लेते हैं। अनुपात कितना है? 10:7। तो आय है, मान लेते हैं 10x, इसमें x का गुणा कर देते हैं, और व्यय व्यय है 7x। तो परिवार की कुल आमदनी कितनी हो जाएगी? कुल आमदनी कितनी होती है हम सभी जानते हैं। आमदनी या परिवार की कुल आय तो हमने यहाँ पे देखी हुई है 10x है। परिवार की कुल बचत कितनी हो जाएगी? बचत होती है आय, आय में से हम जब व्यय को घटा देते हैं, तो इस केस में कितना हो जाएगा? हमें दिया गया है आय कितनी दी हुई है? 10x माइनस व्यय कितना है? 7x। तो ये हो जाती है परिवार की बचत। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब इसके बाद हमें कहा गया है कि परिवार का जो व्यय है वो परिवार की का व्यय हो जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज और आगे कर लेते हैं कि बचत कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। बचत कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो हमें परिवार की बचत मिल जाएगी। हमें दिया गया है कि व्यय कितना है? व्यय है 10,500 रुपये। व्यय है 10,500 रुपये, और व्यय यहाँ पे हमने कितना लिखा था? व्यय हमने लिखा था 7x। तो 7x बराबर 10,500। तो x का मान कितना हो जाएगा? 10,500 बटे 7। अब अगर हम इसे हल कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है? 7 एकम 7 बचे 3, 7 पंजे 35, और ये हो गया 2 जीरो। तो x का मान हो जाता है 1500। तो इस प्रकार x का मान 1500 है, और बचत कितनी है? बचत है 3x। तो बचत का मान कितना हो जाएगा? 3 गुणित 1500 बराबर 4500। ये हमने बिल्कुल बेसिक तरीके से इस सवाल को हल किया है, जिसमें ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाता है। इसे अगर हम शॉर्ट ट्रिक से हल करना चाहें तो कैसे करेंगे? आय और व्यय का अनुपात, आय बटा व्यय कितना था हमारे पास? आय बटा व्यय था हमारे पास 10:7 में, और इस 7 की वैल्यू हमको दी हुई है, व्यय की वैल्यू दी हुई है 10,500। मतलब अगर आय है 10 यूनिट और व्यय है 7 यूनिट, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 10,500। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 यूनिट की वैल्यू 10,500 बटे में 7 बराबर 1500। तो बस अब, और हम जानते हैं कि बचत कितनी होती है? बचत होती है आय माइनस व्यय। तो आय माइनस व्यय मतलब 10 माइनस 7 बराबर 3 यूनिट। 1 यूनिट थी 1500 की, तो 3 यूनिट हो जाएगी 4500 की। इस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक से भी इसको हल कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आ रहा है। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगले प्रश्न में हमें कहा गया है एक आभूषण में सोने और तांबे का अनुपात 3:2 है। आभूषण में सोने का प्रतिशत कितना है? सोने का प्रतिशत हमसे पूछा गया है। तो सोना मतलब हम गोल्ड ले लेते हैं, गोल्ड। और कॉपर कितना है? कॉपर ये कितना दिया हुआ है हमें? गोल्ड दिया हुआ है 3 की मात्रा में, और कॉपर दिया गया है हमें 2 की मात्रा में। तो इन दोनों को मिला के आभूषण बनेगा। तो आभूषण में कितने यूनिट हो जाएंगे? अगर मान लो 3 यूनिट उसमें गोल्ड के हैं और 2 यूनिट कॉपर के हैं, तो आभूषण में कुल यूनिट कितने हो जाएंगे? कुल यूनिट कितने हो जाएंगे? 3 धन 2 बराबर 5 यूनिट। अब हमसे क्या पूछा गया है? आभूषण में सोने का प्रतिशत कितना है? तो सोना है इसमें 3 यूनिट में, तो सोने का प्रतिशत कितना हो जाएगा? सोने की मात्रा बटे कुल आभूषण। सोने का प्रतिशत, तो सोने का प्रतिशत है हमारे पास, सोने की मात्रा है 3 यूनिट और कुल यूनिट कितनी है? 5। बस इसमें अगर 100 का गुणा कर देंगे तो प्रतिशत से मिल जाएगा हमको। तो ये हो जाता है 5 एकम 5, 5 दूना 10, 0 बराबर 60। 60% सोना है उस आभूषण में। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है, ये डायरेक्शंस और डिस्टेंस का सवाल है, जिसमें हमसे कहा गया है कि राम 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर और 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। राम प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो जब भी इस तरीके का सवाल आता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम डायरेक्शंस का चार्ट बनाते हैं। डायरेक्शंस का चार्ट किस प्रकार का होता है? इस तरीके का एक प्लस का साइन होता है, जिसमें ऊपर की तरफ नॉर्थ दिशा होती है, नॉर्थ या उत्तर, उसके विपरीत में साउथ या दक्षिण, राइट हैंड साइड में ईस्ट या पूर्व, और लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट या पश्चिम दिशा होती है। अब हमसे कहा गया है कि राम नाम का एक व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। मान लेते हैं कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है जिसको हम ए पॉइंट बोल देते हैं, ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। अब वो उत्तर की ओर चलता है, मतलब ऊपर की दिशा में चलेगा। हमने देखा उत्तर इस तरफ होता है, तो कितनी दूरी चल रहा है वो चल रहा है 12 किलोमीटर। मान लेते हैं ये दूरी यहाँ से यहाँ तक 12 किलोमीटर है। ये हो जाता है पॉइंट बी, ये दूरी है 12 किलोमीटर। फिर 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। अब यहाँ पे जब वो पहुँच जाता है तो उसके बाद पश्चिम दिशा की तरफ 10 किलोमीटर चलता है। पश्चिम दिशा लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी, तो ये मान लेते हैं ये दूरी हो जाती है पॉइंट सी तक की, 10 किलोमीटर तक की, ये पॉइंट सी, और ये दूरी हो गई 10 किलोमीटर। अब फिर क्या करता है? इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद फिर 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। यहाँ पे आने के बाद फिर वो 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है और दक्षिण दिशा में जाता है। तो मान लेते हैं ये पॉइंट हो जाता है पॉइंट डी। यही, इसके आगे और कुछ नहीं दिया है, मतलब ये वाला पॉइंट उसका एंड पॉइंट हो जाएगा, यात्रा का अंत कर देगा वो यहाँ पे। तो ये दूरी कितनी है? 12 किलोमीटर। अब हमसे क्या कहा गया है? राम प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो स्टार्ट पॉइंट था ये और एंड पॉइंट है ये, तो हमें ये वाली दूरी, ये जो डैश वाली लाइन है, ये वाली दूरी ज्ञात करनी है, मतलब AD की दूरी हमें ज्ञात करनी है। अब हम इस चित्र को अगर ध्यान से देखें तो ये एक आयत का रूप ले रहा है, जिसमें ये वाली भुजाओं 12 किलोमीटर की आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो ये वाली भुजा भी इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। ये अगर 10 किलोमीटर है तो ये वाली भुजा भी 10 किलोमीटर होगी। तो AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी? AD की वैल्यू हो जाएगी 10 किलोमीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें एक नंबर सीरीज का सवाल दिया गया है, जिसमें हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। हाँ, अब अगर इस श्रृंखला को हम देखें तो हमारे पास ये जो श्रृंखला है ये इस तरीके से बढ़ रही है। यहाँ पे वो दिया हुआ है 20, यहाँ दिया है 10, फिर 15, फिर 30। तो ये वाले जो नंबर हैं ये थोड़े तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जैसे 15 के बाद सीधे 30 आ गया, 10 के बाद 15 आ गया।
तो यहाँ पे गुणा होने की संभावना ज़्यादा है। तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक लग सकता है? 20 से लेके 10 आए, मतलब कितने से गुणा किया? यहाँ पे 0.5 से गुणा किया। फिर 10 से लेके 10 आए, मतलब 1 से गुणा किया। फिर 10 से लेके 15 तक आए तो कितने से गुणा किया? 1.5 से गुणा किया। फिर 15 से लेके 30 आए तो कितने से गुणा किया? 2 से गुणा किया। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितने से गुणा करेंगे? 2.5 से, क्योंकि सीरीज ऐसे बढ़ रही, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5। तो 30 में 2.5 का गुणा करने पे कौन सी संख्या प्राप्त होती है? 75। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 75। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अमित फिलहाल वैभव से 5 साल बड़े हैं। अमित वैभव नाम के व्यक्ति से 5 साल बड़े हैं। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 होगा। वर्तमान में अमित की आयु कितनी है? ठीक है, तो अमित वैभव से 5 साल बड़े हैं, तो माना वैभव की उम्र कितनी है? वैभव की उम्र हम मान लेते हैं v। ठीक है, वैभव v से वैभव। और अमित की उम्र कितनी हो जाएगी? अमित की उम्र है वैभव से 5 साल बड़ी, तो अमित की उम्र कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी v+5, क्योंकि अमित वैभव से 5 साल बड़ा है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 होगा। तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात है 5:4। अभी उनकी आयु कितनी है? अमित और वैभव की आयु कितनी है? अमित की आयु है v/5 और वैभव की आयु है v, लेकिन हमसे 4 वर्ष बाद ये अनुपात दिया हुआ है, तो v/5 इसमें 4 जोड़ देंगे और नीचे भी 4 जोड़ देंगे, क्योंकि आज से 4 वर्ष बाद की बात की जा रही है। बस अब इस इक्वेशन को हमको हल करना है। इस इक्वेशन को अगर हम हल करें तो हमें क्या प्राप्त होता है? इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? इसको हम आगे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 4v और ये हो जाएगा 5 और 4 9, और 9 में 4 का गुणा करने पे हमको मिलता है 36 बराबर 5v और 4×5 20। बस इसको आगे हल करना है, तो ये 4v को उधर भेज देते हैं, 20 को इधर ले आते हैं, तो हमें हो जाता है 36 - 20 बराबर 5v - 4v। तो ये कितना हो जाता है? 16 बराबर v। तो v क्या था? वैभव की उम्र है। v का मान कितना आ जाता है? v का मान आ जाता है 16। और हमसे क्या पूछा गया है? अमित की आयु कितनी है? अमित की आयु कितनी थी? v/5। तो v कितना है? 16। 16/5 बराबर 21। तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 21। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में भी हमें एक नंबर सीरीज का सवाल दिया हुआ है, जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। इन संख्याओं का, इस टेबल में दी हुई संख्याओं का आपस में जो संबंध है वो संबंध हमें स्टडी करना है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमें संख्याएं कैसी दी हुई है? यहाँ पे दी हुई है 7, यहाँ दी है 14 और यहाँ दी है 4। यहाँ दिया हुआ है 4, यहाँ दिया है 12, यहाँ 9, यहाँ 16, यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ 6, यहाँ क्वेश्चन मार्क और 16। तो अगर हम एक लॉजिक इसमें ढूंढने जाएं तो हमें ये देखना होगा कि चूंकि क्वेश्चन मार्क वाली संख्या हमको ज्ञात करनी है, तो हमें ये देखना होगा कि पहले और तीसरे कॉलम, माफ कीजिएगा, कॉलम में जो संख्याएं हैं उन संख्याओं से हम दूसरे कॉलम की संख्या कैसे ला सकते हैं। तो पहले कॉलम में पहली रो में दिया हुआ है 7 और 4। पहली रो में दिया है 7 और तीसरे कॉलम की पहली रो में दिया हुआ है 4। तो 7 और 4 का अगर हम आपस में गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 28, और 28 को अगर हम 2 से भाग कर देते हैं तो हमें मिलता है 14। अब इसी को हम दूसरी रो में देखते हैं, तो पहले कॉलम की दूसरी रो में पहला अंक है 4 और तीसरे कॉलम की पहली रो में अंक है, तीसरे कॉलम की दूसरी रो में अंक है 9। तो ये हो जाता है 36, और 36 में से अब हमें लाना है 12। तो क्या करना पड़ेगा? अब हमें 3 से भाग देना पड़ेगा। तो हमने क्या किया?
पहली रो में पहली और तीसरी संख्या का गुणा किया, जो रिजल्ट मिला उसको 2 से भाग दिया। दूसरी रो में हमने क्या किया, पहली और तीसरी संख्या का गुणा किया और 3 से भाग दिया। तो चौथी रो में हम क्या करेंगे, पहली और तीसरी संख्या का गुणा करेंगे और 4 से भाग देंगे। तो 6 गुणित 16, तो ये कितना होता है 96, और पहली रो में हमने 2 से भाग दिया था, दूसरी में 3 से दिया, तो चौथी में हम 4 से भाग देंगे। तो इसका उत्तर हमको मिलता है 24। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 24। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वो संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आती हो। मतलब वही फाइंड द बेसिक नंबर के पैटर्न पे आधारित सवाल है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या हमको ज्ञात करनी है। अब इस टेबल को ध्यान से देखने पे हम एक चीज़ पाते हैं कि चौथे नंबर की रो में जो संख्या है, जैसे यहाँ पे 69 है या 91 है, वो बाकी के नंबर्स से बड़ी है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन या फिर स्क्वायर या क्यूब की ट्रिक काम करेगी। तो अगर हम 7 और 4 का गुणा करें तो हमें 28 मिलता है, और 28 में 2 का गुणा करें तो 56 मिलता है। मतलब मल्टीप्लिकेशन से तो आ नहीं रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे देखें तो 9 या 27, और 27 में 1 का गुणा करने पे 27 ही मिलता है। अब अगर हम इन संख्याओं का वर्ग करें तो हमें क्या मिलता है, देखते हैं। जैसे 7 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन 2 का वर्ग, तो ये 7 का वर्ग कितना होता है 49, 4 का वर्ग होता है 16, और 2 का वर्ग होता है 4। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो हमें क्या मिलता है, हमें 69 मिलता है। इसी प्रकार इस वाले कॉलम में आते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है 3 का वर्ग धन 9 का वर्ग धन 1, 9 का वर्ग धन 1। तो ये क्या होता है, 3 का वर्ग होता है 9, 9 का वर्ग होता है 81, और 1 का वर्ग होता है 1। इन तीनों को जोड़ने पे क्या मिलता है 91। यही हमको यहाँ पे मिला है। तो हमारे आंसर प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले करना पड़ेगा 2 का वर्ग धन 6 का वर्ग धन 5 का वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग होता है 4, 6 का वर्ग होता है 36, और 5 का वर्ग होता है 25। इन तीनों को जोड़ने पे क्या प्राप्त होता है 36 और 4 40, और 25 65। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू।